जय हिंद, गुड आफ्टरनून सुपर 30 वालों। कैसा रहा कल का टेस्ट आप लोग का? पेपर वन का टेस्ट हुआ था, आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है कमेंट करना। सभी के 30 प्रश्न सही हो रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी? चलिए, सभी लोग को अगर वॉइस क्लियर है तो अपना अपना नाम कमेंट कीजिए या अपना सिटी का नाम कमेंट कीजिए फटाफट। सभी लोग को 2 बजे का इंतजार था, 2 बज चुका है, सभी लोग जुड़ जाइए लाइव में। आज दूसरे पेपर का टेस्ट करेंगे हम लोग। दूसरा पेपर जो कि जनरल स्टडीज से संबंधित है, जीएस से संबंधित है। पेपर वन कल हो चुका था, हिंदी और इंग्लिश का। और अपना अपना स्कोर भी कमेंट कर लेना उस वाले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करें आज का टेस्ट। जो बच्चे ना पहली बार ज्वाइन किए हो सुपर 30, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो लाइव नोटिफिकेशन होगा आपको पहुंच पाएगा। पहला प्रश्न है आज का, कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़िए। उसके बाद कहा जा रहा है, उसके बाद कभी भी एग्जाम में ना बढ़िए कूट की तरफ। क्या गया गया है? सही है। कभी कभी होता है ऐसा कि सही नहीं है पूछ दिया जाता है, आप लोग सही वाला टिक करके चले आते हो। पहले स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ पर क्या है? यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से उत्पन्न होता है। ये क्या है? स्टेटमेंट गलत दिया गया है। यह महासागरीय धाराओं की दिशा बदलने का कारण है। बिल्कुल सही है। यह पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकल्प बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है वह क्या देखेगा? यहाँ पर स्टेटमेंट है और यहाँ पर देखिए सेम इट एज अभी मैंने कहा था ना, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। कूट की तरफ सीधे, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे कूट की तरफ भागिए आप लोग। उसके बाद देखिए सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर निकल के आएगा। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। देशांतरों की लंबाई में कमी होगी, ये क्या है स्टेटमेंट? ध्रुवों की ओर बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, ये गलत दिया गया है। ऊंचाई में कमी होगी, ये भी ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक, देशांतर के बीच की दूरी में कमी आएगी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो असत्य कथन कौन कौन सा होगा? पहला और दूसरा जो है इनकरेक्ट है। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए यहाँ पर और ये स्टेटमेंट पढ़िए। उसके बाद यहाँ पर कूट की तरफ आगे हम लोग देखेंगे। क्या कहा गया है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। नहीं ना, सुमेलित यह है। इसको डैश कीजिए, शीत कटिबंध का है नहीं ना। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, नहीं ना। ये जो ना वास्तव में जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है, ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उष्ण कटिबंध होता है। कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या होता है? ये भी उष्ण कटिबंध में आता है। किसमें? उष्ण कटिबंध में ये आता है, शीतोष्ण कटिबंध में नहीं। दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। ये ना कटिबंध फीडिंग जोन कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है ये। ठीक है, ये शीत कटिबंध कहलाता है, फ्रीडिंग जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों गलत थे, तो सुमेलित नहीं है। कौन सा है? तो तीनों के तीनों सुनो में सुमेलित नहीं थे, तीनों के तीनों गलत थे। तो प्रयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल के लवणता में सर्वाधिक योगदान है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि महासागर और समुद्र का जल क्या होता है? लवणीय होता है और इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या यानी कि खाने का नमक होता है। और इसका लवणता का परसेंटेज मापा जाए, इसका लवणता जो होता है कितना होता है? ये होता है 1000 ग्राम। ठीक है, जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। और लवणता को कैसे मापते हैं हम लोग? परसेंटेज ग्राम प्रति 1 के ग्राम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? यहां जो होता है ना, मोटर गाड़ी उद्योग का कारखाना है। मोटर गाड़ी उद्योग यहाँ बनाए जाते हैं, मोटर गाड़ियां बनाई जाते हैं। और यूएसए के अधिकतर उद्योग देश के उत्तर पूर्वी भाग में है, जैसे कि बोस्टन सिटी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉइट, शिकागो, इन सारे क्षेत्र में जो इंपोर्टेंट वहां औद्योगिक केंद्र है। और लॉस एंजल्स जो है अमेरिका का, जो कि वेस्ट तट पर है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, कौन सा? लॉस एंजल्स पूछा जाए तो आपको। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडोंग हिमनद से है। अब क्या कहा जा रहा है? यहां से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत में प्रवेश करती है। यह कौन सी नदी का विवरण किया गया है, यह पूछा जा रहा है। ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के चेमायुंगडोंग हिमनद से इसका यह होता है। और प्रारंभ में क्या होता है? यह तिब्बत के पूर्व दिशा की ओर अनुदैर्य रूप से बहती है
और भारत में प्रवेश करने के बाद इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इंडिया में आने के बाद ब्रह्मपुत्र इसको कहा जाता है। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए कौन सी होगी? तो काजू के पेड़ को ना हल्की अम्लीय और जो अच्छी जल निकासी वाली मृदा होती है इसकी आवश्यकता होती है, तो ये लेटराइट मृदा होगी। कौन सी? लेटराइट। इनमें ना सभी गुण मौजूद होते हैं क्योंकि यह काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और काली जलोढ़ और पीट मृदा जो होती है, पीट मृदा भी एक प्रकार होता है, आप नाम नहीं सुने होंगे तो देख लीजिए। पीट मृदा काजू की अच्छी पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये सब ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें अ लग जाएगा असत्य हो जाएगा, मामला यहीं फिट हो जाता है। इसको ध्यान देना, सत्य कथन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट है और यहाँ पर कूट दिया गया है। तो पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है। ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया, दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कांडला पतन। कांडला पतन। साथियों थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से दिक्कतें आ रही है, आज तो टेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं तो एक टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, और बहुत बच्चे का ना बीएड का कमेंट आ रहा था कि सर बीएड करना है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था जब फ्री का टेस्ट चल रहा था। आप लोग ना इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 8676934039। यूपी से बीएड आपको 60,000 में हो जाएगा। ठीक, कुछ दलाल होते हैं जो 80,000 में बीएड कराते हैं यूपी से भी, जो कि उतना लगता नहीं है। मिनिमम लगता है 55,000 यूनिवर्सिटी लेता है, 5,000 रुपए आपका कॉलेज लेता है। कॉलेज क्यों लेता है? तो आपको वहां जाना ना पड़े, आपको क्लास ना करना पड़े, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन XYZ में जाना नहीं पड़ेगा। तो 200-300 बच्चे होते हैं, हम लोग यहाँ से भेज देते हैं, एक आदमी को जाता है सीधे यूनिवर्सिटी करा देता है। तो सभी बच्चे ना इन दलालों के चक्कर में ना पड़े, जितना हेल्प हो सकेगा हम हेल्प करेंगे बीएड जो करना चाहते हैं। और बिहार में क्योंकि 1.5 लाख से अधिक लग जाता है, जो बिहार के बच्चे हैं खास करके उनके लिए, यूपी से कहीं से भी करेंगे 80,000 प्लस लेगा। 60,000 में आपका दोनों साल का फी है, इसमें 30,000 पहले ईयर, 30,000 सेकेंड ईयर में देना है। और सेम नंबर पर आपको अगर जो टेस्ट परचेज करना है सुपर 30 टेस्ट सीरीज, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाश की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? स्त्री प्रधान धारा कौन सी होगी? ये हो जाएगी ग्रामीण से ग्रामीण, विकल्प बी। क्योंकि भारत में 69% जो है ग्रामीण आबादी पाया जाता है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, और स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके के बाहर दूसरे गांव में जाती है, इस तरह स्त्रियों का सबसे अधिक प्रवास होता है। ये प्रवास नहीं, प्रवास है, प्रवास होता है। और ग्रामीण से ग्रामीण धारा स्त्री प्रधान धारा ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेखित है? बताइए कौन सा शिलालेख है ये? इसमें अब देखिए, मैंने कहा था कि थोड़ा सा सेक्शनल वाइज भी टेस्ट होगा, तो अब हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे 11 से लेकर के 30 तक। ठीक है, 11 से लेकर 30 तक हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ये इसलिए किया गया कि थोड़ा सेक्शनल टेस्ट भी 4-5 टेस्ट होगा, तो आपका जो है धारा बना रहेगा, प्रवाह रहेगा कि कितना आप अच्छे से पढ़ाई किए इतने दिनों तक, ये आपका कंटिन्यू रहेगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मास्की। ठीक है, मास्की कर्नाटक में, कहां पर? कर्नाटक दोआब में मास्की शिलालेख है अशोक का नाम, जिसमें देवा नाम प्रियदर्शी बताता है अपने आप को। ठीक है, क्या कहता है? अशोक खुद को कहता है देवा नाम प्रियदर्शी। कौन सा? मास्की अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी के राजा अनंगपाल द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट दिया गया और कितने सही हैं, कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। ये ना क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में भी बन सकते हैं, ऐसा संभावना है। तो देखिए इसमें से कौन सा, इसका कितने प्रश्न, कितने विकल्प यहां पर हो सकते हैं। तो पहला देखिए क्या स्टेटमेंट है। पहला है कि अनंगपाल द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे, जिसने वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया। वे तोमर वंश से थे। ठीक है, ये किस वंश से थे? तोमर वंश से थे। ठीक, पहला क्या हो गया? टाटा बाय बाय। दूसरा क्या है? उन्होंने दिल्ली को उसका वर्तमान नाम दिया और पुनः बसाया। सही है, बिल्कुल। तराइन के युद्ध से संबंधित है। तो तोमर वंश ने 8वीं शताब्दी अपनी राजधानी ढिल्लिकापुरी को स्थानांतरित किया था, जो अनंगपाल द्वितीय के शासन में काल में हुआ था। और तोमर द्वितीय के बाद उसका पौत्र जो है
पृथ्वीराज चौहान उत्तराधिकारी बना। तराइन का युद्ध जो वर्तमान हरियाणा में है, घोड़ी की सेना को पराजित किया था, तो तराइन के युद्ध से संबंधित था? नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इससे संबंधित था। ये कथन नहीं होगा, केवल सॉरी ये हो जाएगा ना, क्योंकि इसी वंश से संबंधित था ना, अनंगपाल द्वितीय। तो इसका दोनों हो सकता है, दो स्टेटमेंट हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट। ठीक है, कितने सही पूछा जा रहा था? तो केवल 2। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? युग्मों का मिलान करने, एक तरफ युद्ध दिया गया, दूसरी तरफ कथन दिया गया। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? सबसे पहले तो ये जान लीजिए 1526 में हुआ था। भारत के मुगल साम्राज्य की नींव रखता है और इसके प्राथमिक शासक कौन थे? बाबर ने लोधी वंश को पराजित करके दिल्ली सल्तनत का अंत किया था। तो पहला क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में होता है। 1556 में होता है जब मुगल शासन को सुदृढ़ किया गया और अकबर ने राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू को हराया था। तो यहां पर इसका हो जाएगा पहला। तीसरा युद्ध आप सभी को पता है, मराठा सेना और आक्रमणकारी अफगान के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली, एक पानीपत का मूवी भी आया था, आप लोग देख सकते हो। तो ये हुआ था कब? तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 और 3। कूट की सहायता से आंसर टिक करना है। तो कौन सा होगा? सही कोड चुनिए, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहां पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कारण ब्रिटिश शासन के समय सिपाहियों के असंतोष के रूप में थे? यहां पर सही उत्तर यानी कि सही कूट चयन करने कहा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? पढ़िए। भारतीय सिपाहियों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था तथा पदोन्नति और विशेषाधिकार में उन्हें पीछे रखा जाता था। सही है। अगला है कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया गया और विदेश सेवा भत्ता यानी भट्टा नहीं दिया गया। यह भी सही है। तीसरा है कंपनी की सेना और छावनियों में सेवा की शर्तें सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से टकराने लगी। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो ये हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय यह संतोष जो था असंतोष में बदल गया और गहराइयां जो है बढ़ने लगी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सही उत्तर कहा जा रहा, तो तीनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सिद्धांत हड़प यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है इनमें से। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, बिल्कुल यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है। सबसे पहले तो ना आपको जानना जरूरी है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। सरल शब्द में कहे तो इस सिद्धांत के अनुसार ना दत्तक पुत्र अपने दत्तक पिता की निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था, लेकिन राज्य का नहीं। राज्य का उत्तराधिकारी तय करना, राज्य को विलय करना, सर्वोपरि शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, ब्रिटिशों के हाथ में था। और यह नीति ना प्राय डलहौजी का शासनकाल जो था 1848 से 56 के बीच, इससे जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में इसके प्रवर्तक नहीं था। ये जो है डलहौजी प्रवर्तक नहीं था, उसने केवल इसे लागू करने में अधिक उत्साह दिखाया था और पूर्ववर्तियों के समानता राज्य को विलय करने से बचाने का प्रयास किया था। यदि संभव हो सकता तो ये वो कर सकता था। संयोग बस क्या हुआ, डलहौजी के समय कई शासकों की मृत्यु हो गई और बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 राज्य का विलय इस नीति के अंतर्गत कर दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था सतारा। यहां लिख देता हूं मैं, सतारा का विलय का हुआ था 1848 में। उसके बाद होता है झांसी, झांसी का विलय, झांसी प्लस नागपुर दोनों का लिख लीजिए एक ही साल। झांसी और नागपुर का विलय 1854 में हो जाता है, जो इंपोर्टेंट राज्य थे। और जैतपुर था जो बुंदेलखंड था, बुंदेला, ठीक है, बुंदेलखंड का। संबलपुर, ठीक, जो उड़ीसा में पड़ता है। और बघाट का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये सभी इसमें शामिल थे। 1856 में क्या किया कि डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को यहां से पद से हटा दिया और अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर कर दिया। ये बड़ा खेला कर दिया था। यहाँ पर जो है ना अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था, ये सही है। और डलहौजी इस प्रवर्तक के ओरिजिनेटर थे, नहीं ओरिजिनेटर नहीं था इसका, इसको सौंपा गया था। और झांसी इस सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला पहला राज्य था। तो यहाँ पर सही है ये, नहीं सतारा जो है 1848 में हुआ था। झांसी का कब हुआ था? 1854 में होता। पहला तो यहाँ पर नहीं होता है, ये भी गलत है। तो केवल दूसरा कथन ही सही था ना, तो केवल एक। कितने सही होंगे? केवल एक। ओनली 1 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन से उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है? यहां दिए गए कथन दिए गए, स्टेटमेंट का सही उत्तर कोड का
चयन कीजिए यहाँ पर। तो क्या आंसर आएगा इसका, बताओ आप लोग। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए। गर्म और आर्द्र वायु की बड़ी और निरंतर आपूर्ति, सही है। प्रबल कोरियोलिस बल, ये भी सही है, साइक्लोन से होता है। प्रबल ऊर्ध्वाधर पवन, ये ना, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड नहीं होगा इसमें, क्योंकि क्षोभ मंडल में अस्थिरता जो है स्थानीय गड़बड़ी उत्पन्न करती है, जिसके चारों ओर चक्रवात क्या होता है, विकसित होता है। अंत में प्रबल जो होता है ऊर्ध्वाधर पवन का प्रभाव आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रबल ऊर्ध्वाधर पवन गुप्त उष्मा के ऊर्ध्व परिवहन को बाधित करता है, इसलिए यह जो होगा नहीं होगा। क्षोभ मंडल में अस्थिर स्थिति, यह स्थिरता पाई जाएगी, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, पहला, दूसरा और चौथा, 1 2 और 4, यहां पर कौन सा 1 2 3, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए कूट नंबर 4, ठीक है, डी 1 2 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये कौन सा होगा, बताओ आप लोग, कौन सा हो जाएगा इसका? विकल्प सी सही जवाब होगा, वीएस वाकड़कर ने। और इसकी खोज ना 1957 में की गई थी, ठीक है। कब, 1957 में इसने की थी, वीएस वाकड़कर ने खोजा था 1957 में। और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है इसको। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा था? ये कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था, किससे संबंधित है ये संबंधित है बिंबिसार से संबंधित है। और ये जीवक जो है राजवैद्य था। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ये कौन था, तो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था। कौन था, अमोघवर्ष, विकल्प ए सही जवाब होगा। और इसका जन्म जो हुआ था 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भवन नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ये कौन थे, तो इनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था, बीजापुर का शासक था यह, ठीक है। कहां का, इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का शासक था, क्लियर। और उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसको जगत गुरु की उपाधि दे दी। और गरीबों की सहायता करने के कारण उन्हें अल्लाह बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इसी को अल्लाह बाबा भी नाम के जाना जाता है, अल्लाह बाबा इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब होता है निर्धनों का मित्र, इसका निर्धनों का मित्र इस वर्ड से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। क्योंकि हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग ने जो अपने उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही माना था, ठीक है, अकबर को सही माना था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक का काम किया था? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, विकल्प सी, विलियम फिंच होगा, विलियम फिंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, इसको सही वाला टिक करना है, कौन सा सही होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे नहीं ना, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। क्या था उसका नाम, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। कब, 1774, याद होगा आपको। 1833 में क्या हुआ था, विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, विलियम बेंटिक, ये गवर्नर जनरल इसको बनाया गया, ठीक है। तो यहां पर पहला तो टाटा बाय बाय, दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने कब, 1883 में, 1833 में बना। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। यह स्टेटमेंट किसका है,
TWH रसेल ने कहा था, विकल्प ए हो जाएगा। 1857 में प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र टाइम्स। ठीक है, ये समाचार पत्र टाइम्स कब प्रकाशित हुआ? 1857 में। कहां पर? लंदन में। 3 क्वेश्चन का आंसर प्रश्न में ही मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? काकोरी डकैती के बारे में पढ़े होंगे आप लोग हिस्ट्री में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी डकैती। और सरकारी खजाना लूटा था, इसमें अंग्रेजी सरकार के शामिल थे। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सभी को फांसी की सजा दे दी गई थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल। इसमें और कौन कौन से शामिल थे? अभी बताया मैंने आपको, 4 लोग शामिल थे, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल, ये 4 लोग शामिल थे काकोरी षड्यंत्र या काकोरी डकैती में। अगला प्रश्न, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पढ़ना है, सीधे कूट की तरफ दौड़ना है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। ये सटीक तरीके से हल करने का सबसे उत्तम विधि है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम से कम हो सके। क्लियर है? और आगे टेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उस तरह हम आप लोग को बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। जब आपको नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। धीरे धीरे आप लोग टेस्ट सही से लगाइए, जितना हो सके सही करने का प्रयास कीजिए। और आज के टेस्ट में लगभग 70 प्लस लाने का प्रयास करिए, क्योंकि 75 से 82 से कम नहीं जाएगा। 75 से 82 के बीच कट ऑफ जाने वाला है, इससे कम नहीं जाएगा। 15 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरेंगे निश्चित रूप से। और संभावना भी है कि जो बच्चे, जैसे कि हम लोग जो सुपर 30 वाले हैं या फिर जो परीक्षा वाटिका से जुड़े हैं, इन लोगों को पता है, इनको मैं बार बार आगे इस चीज का आगाह कर रहा हूं कि पहले पेपर में आपको गलती नहीं करना है, कि हिंदी में आपको 9 प्रश्न सही करने हैं और इंग्लिश में जाकर के, हिंदी में आपको 21 प्रश्न सही करने हैं और इंग्लिश में आपको 9 प्रश्न सही करने हैं। 21 से 20 नहीं होना चाहिए, 9 से 8 नहीं होना चाहिए। 21 प्लस हो जाए, 9 प्लस हो जाए, ये ध्यान रखना है। 8 हुआ, उधर 22 हुआ, मामला खत्म, टाटा बाय बाय। एक क्वेश्चन के कारण दूसरा तीसरा पेपर आपका जांच नहीं होगा। चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़िए। अब कौन सा सही होगा ये देख लेते हैं। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये प्रस्ताव था? नहीं, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू की वसूली में कोई राहत ही नहीं दिया था। कर माफी से इनकार कर दिया, बोला कि टैक्स माफ नहीं करेंगे। इसी अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए खेरा सत्याग्रह संगठित किया था। ये स्टेटमेंट जो है ना गलत हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, पहला स्टेटमेंट ही यहां पर सिर्फ सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहां पर निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? वेरी इजी आंसर, चितरंजन दास ने। इन्होंने चितरंजन दास ने। और असहयोग आंदोलन के दौरान चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। यहाँ पर चितरंजन दास का ही नाम दिया गया था। और इन सब का नाम जो मैंने भी लिया, अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा तो सारा टिक करके आना, क्योंकि वहां पर कूट दिया रहेगा कि कितने यहां पर सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये किन्होंने कहा था? ये स्टेटमेंट था मौलाना हसरत मोहानी का। ठीक है, 1921 का ईयर था। अहमदाबाद अधिवेशन में ये हसरत मोहानी ने प्रस्ताव दिया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त करके संपूर्ण स्वतंत्र यानी कि पूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। फिर क्या हुआ? 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास, चितरंजन दास जो थे, इसके अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? हकीम अजमल खान। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे चितरंजन दास। वो जेल में थे तो उनके जगह पर हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? करेक्ट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, विकल्प डी। 3 जून का डेट था, ईयर था 1947। ठीक, फिर 14 जून को क्या होता है? 14 जून 1947 को बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारतीय विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन कर दिया था। इसको सेकेंडेड कर दिया। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद इसका करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए मिलान करना है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ विशेषता दिया गया है, दूसरी तरफ उसका सोर्स दिया गया है। फेडरल स्कीम कहां से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया, इस तरह से इसका मिलान करना है। मिलान कीजिए आप लोग। पहला क्या है, फेडरल स्कीम। ये जो है ना संविधान की संरचनात्मक व्यवस्था जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसका हो जाएगा तीसरा। मिलान करिए, इसका क्या हो गया, तीसरा हो गया। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसका हो जाएगा पहला। क्लियर है। समान सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इस विषय की सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। किसके, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बचता है राज्यसभा सदस्यों की नामांकन प्रणाली, ये कहां से लिया गया है, आयरिश संविधान से ये लिया गया है, दूसरा हो जाएगा। अब कूट की तरफ मिलान करना है, मिलान कर लेना आप लोग के पास पीडीएफ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर कूट दिया गया, कौन सा था, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, मिलान भी कर दिया मैंने, तीसरा ही आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 14, 20, 21 क्लॉजे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सभी विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है। और ये 14 जो आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक। 20 में क्या कहा गया है, अपराध के संबंध में संरक्षण। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 जो जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। 23-24 में क्या है, 23-24 में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम का निषेध, ये सभी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद आता है 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28 तक के जो है धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। किससे, धर्म की स्वतंत्रता से, मौलिक अधिकार। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। कैसा होगा, तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद तभी तक जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त होगा। दूसरे शब्द में अगर कहें तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती है, और प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। द करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना होगा। न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम से कम तो 5 होनी चाहिए, मिनिमम 5, क्योंकि संविधान का जो पीठ है इसके रूप में अभिहित किया है और इसकी संख्या 5 होना अनिवार्य किया है। समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, कौन सा, समापन प्रस्ताव, जो सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस को बीच में रोकने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। और समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं, और इनमें से एक नहीं है, कौन सा नहीं होगा, 4 प्रकार के होंगे, इसमें से एक नहीं होगा, 3 तो होगा ही। यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव, स्थगन समापन नहीं होगा। बाकी कंगारू क्लोजर ये हो जाएगा, गिलोटिन क्लोजर हो जाएगा दूसरा, तीसरा हो जाएगा कंपार्टमेंट क्लोजर, तीसरा हो जाएगा, और ये नहीं होगा समापन प्रस्ताव। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य होता है किसी मुद्दे पर बहस चल रही है तो बहस के बीच में उसको समाप्त कर देना, तो ये समापन प्रस्ताव होगा, स्थगन प्रस्ताव नहीं, समापन प्रस्ताव होगा, ये स्थगन समापन नहीं होगा, इसका नाम रखना चाहिए समापन प्रस्ताव। तो ये चौथा हो जाएगा। तो 4 है, 4 में से एक ये नहीं था स्थगन समापन, इसकी जगह क्या होगा, समापन प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 105 में यह बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं को कोड आउट कीजिए। यहां पर कथन स्टेटमेंट है, कूट की सहायता से राइट आंसर चूज करना है। देखिए कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है इसमें से ये चूज करना है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच शीत कटिबंध, अभी बताया था मैंने, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, ये सभी के सभी गलत है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रवाहन विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यहां पर ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, यह पूछा जा रहा, तो यह हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग और पूर्ति बाजार की शक्ति पर डिपेंडेंट है, और इस व्यवस्था में उत्पादित वस्तु का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण हो जाता है और क्रय क्षमता के आधार पर यह वितरित किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं किसी राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर द्वारा निभाई जाती है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
यहाँ पर कहा जा रहा है कोड की सहायता से सही आंसर चूज करना है। ठीक है, कूट की सहायता, ये कूट दिया गया है यहाँ पर यानी कोड। देखते हैं स्टेटमेंट पढ़िए, सही उत्तर चुनने कहा जा रहा है ना कूट में। राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने और स्थगित यानी समाप्त करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, सही है, बिल्कुल सही है। अगला है संबंधित जोनल काउंसिल में 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ये भी सही है, मुख्यमंत्री के संबंध में। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, ये भी कथन सही दिया गया है। जो है ये होता है पहला स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग होता है, और ये जोनल काउंसिलिंग स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 में ये किया जाता है, तो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करना। और राज्य लोक सेवा आयोग जो दिया गया है तीसरा स्टेटमेंट, जैसे अधिवक्ता जनरल हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, और ये सभी जो है ना मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सहायता से ये कार्य करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों सही हो गए। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही उत्तर कोड चुनिए। तीनों सही था ना, विकल्प डी होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है स्टेटमेंट, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित किया गया कि मार्शल लॉ ना आपातकाल के दौरान सामान्य प्रशासन पर सीधे सैन्य नियंत्रण लगाता है, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को अधिकार देता है कि घोषित क्षेत्रों में मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों के लिए व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सके, यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से कई बार मार्शल लॉ लागू किया है ना, यह गलत दिया गया है। ठीक है, आमतौर पर ना यह युद्ध की स्थिति हो, विद्रोह हो, गंभीर अशांति जैसी परिस्थिति में लागू किया जाता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही होगा, तीसरा भी गलत हो गया, क्योंकि स्वतंत्रता के भारत में कभी भी आधिकारिक रूप से मार्शल लॉ लागू किया ही नहीं गया है। तो केवल दूसरा कथन सही था। कौन सा सही है पूछा जा रहा है, देखिए केवल तो हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है यहां पर प्राथमिक क्षेत्र उधार यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल के बारे में क्या है, कौन सा कथन सही होगा। यहां पर सही विकल्प चुनने को कहा जा रहा है, इसके आधार पर कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, कूट की तरफ बाद में देख लेंगे। सभी भारतीय बैंकों को अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्र उधार का लक्ष्य पालन करना होता है, यह स्टेटमेंट क्या है, सही है, आरबीआई द्वारा यह पीएसएल मानक का पालन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय और विदेशी बैंक को अपने कुल ऋण का 40% हर वर्ष प्राथमिक क्षेत्र में देना होता आवश्यक होता है, यह गलत दिया गया है, क्योंकि भारतीय बैंकों को जो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट यानी कि एएनबीसी जो होता है, एएनबीसी में 40% प्राथमिक क्षेत्र में देना होना आवश्यक होता है। ठीक है, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, पीएस में देना होता है। और विदेशी बैंक के लिए लक्ष्य अलग है, जिसके लिए कम से कम शाखाएं 20 होती है, और पीएसएल का 32% देना होता है विदेशी के लिए। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए निर्यात में 12% देना होता है, और एमएसएमई में इसको 10% उपलक्ष्य शामिल किया गया है। 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक को 40% लक्ष्य पूरा करना होता है, लेकिन उन्हें इसे पूरा करने के लिए चरणबद्ध समय सीमा दी गई है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही था। देख लेते हैं कूट में राइट आंसर क्या निकल के आएगा, केवल एक, पहला स्टेटमेंट सही था। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ सदस्य देश, क्या पूछा जा रहा है, कथन निम्नलिखित कथन में कौन डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है, इसमें से नहीं कौन सा होगा, सही उत्तर चुनना है यहां पर आपको, कौन सा नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब हर साल इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। अब जेनेवा कहां, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक, और अमेरिका के वापसी के बाद डब्ल्यूएचओ में कितने सदस्य थे, 193 सदस्य रहेंगे, भारत लगा करके, इसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया को लगा करके 193 सदस्य होंगे। और सभी यूनाइटेड नेशन सदस्य राज्यों ने सदस्यता ली है, सिवाय एक लिंकटेस्किन है और कुक आइलैंड, और एक है नियो। ये सभी ना विवरण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन कौन से देश शामिल होंगे इसमें बताओ आप लोग, तो अमेरिका शामिल है इसमें। ठीक, सॉरी सदस्य देश नहीं है ना, तो ये होगा लिंकटेस्टिन है, इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, लिंकटेस्टिन इसमें शामिल नहीं है। और एक अगर होता कुक आइलैंड, कुक आइलैंड ये भी इसमें शामिल नहीं है, कुक आइलैंड। और न्यू, एक देश का नाम है न्यू, कुक आइलैंड, न्यू और लिंकटेस्टिन ये शामिल नहीं है, तो केवल दूसरा होगा, बाकी ये सभी शामिल है, ईरान,
स्विट्जरलैंड तो यहाँ मुख्यालय, ईरान, उत्तर कोरिया, अमेरिका शामिल है, तो केवल 2। ठीक है, दूसरा विकल्प यहाँ पर गलत है, सदस्य देश नहीं है। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, विकल्प सी। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स को मापने के लिए किन कारक या कारकों को शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है खुशहाली, जीवन प्रत्याशा, पारिस्थितिकी पदचंद और परिणामों की समानता। ये सारे हो जाएंगे 1 2 3 4। खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है, जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो एक ना वीडियो अपलोड किया गया इस यूट्यूब चैनल पर, सूचकांक और रिपोर्ट, जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और विश्व स्तर पर भी जारी किया जाता है, सूचकांक प्लस रिपोर्ट। ये वीडियो अपलोड किया गया और हाल फिलहाल में अब वीडियो एक बनाया जाएगा इस पर भी, सूचकांक रिपोर्ट जो नए नए आए हैं इस पर वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहे, जिनको देखना हो टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा सुविधा मिले, पहला वीडियो भी देख लेना आप लोग जाके। भारत द्वारा 1990-91 में उदारीकरण को अपनाए जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? उदारीकरण को क्यों अपनाया गया था, बताओ आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में। अगला है अवस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताओ आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा अवस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग जो होता है समग्र आपूर्ति से कम होता है, और अवस्थिति की स्थिति में क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी, इसलिए वस्तु और सेवाओं की मांग घटने लगती है और उत्पादक क्रियाकलाप जो होते हैं इस कमी के कारण रोजगार की मांग भी घट जाती है। इसके बाद अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होने लगता है। बेरोजगारी जिसको कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमी में, अनैच्छिक बेरोजगारी का इसी कारण से स्थिति उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर क्या हो गया? विकल्प सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह परिस्थिति जब विस्तारवादी राजकोषीय नीति के कारण ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है, तद अनुरूप निजी व्यय और निवेश में पतन होता है, यह क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है क्राउडिंग आउटपुट। वेरी इजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही है? पहले देख लीजिए यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, इसके बाद देखेंगे, कूट की तरफ बढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है भुगतान संतुलन का चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध निर्यात के कारण उत्पन्न राष्ट्र की शुद्ध आय को दिखाता है, सही है। दूसरा है भुगतान संतुलन का पूंजी खाता शेष विश्व के संबंध में से देश में परिसंपत्तियों के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को दिखाता है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। दोनों सही है, तो विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार यानी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BTIA, ये ध्यान रखना, BTIA भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच का समझौता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, BTIA समझौता व्यापार और निवेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र उधार यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL क्या है? अभी थोड़ा देर पहले प्रश्न आया था, स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट यहाँ है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ है, और यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। इसके संदर्भ में कौन सा सही होगा? सभी भारतीय बैंकों को अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्र उधार यानी PSL का लक्ष्य पालन करना होता है, बताया था अभी थोड़ा देर पहले, सही है। भारतीय और विदेशी बैंकों को कुल ऋण का अनुपात 40% हर वर्ष प्राथमिक क्षेत्र में देना आवश्यक है। ये नहीं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग था ना, अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग था। कैसे अलग अलग था? तो कम शाखाएं जिनकी 20 है उसका PSL का 32% होगा, जिसका निर्यात में 12% होगा, MSME में 10% देना होगा, और 20 से अधिक शाखाओं वाले बैंक को 40% का लक्ष्य पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है, तो केवल एक सही हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर बिहार स्पेशल 51 से 60 तक प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये इसलिए बांट दिया मैंने ताकि आपको एक सुविधा हो कि इतने प्रश्न आप लोग अभ्यास कर रहे हो। देखिए, बिहार को अलग प्रांत के रूप में कब बनाया गया था? बताइए। 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 का डेट था, और 1947 के बाद बिहार जो है भारतीय संघ का एक मूल राज्य रहा है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत का एक समय डच फैक्ट्री था। गुलजार बाग में स्थित वर्तमान सरकारी मुद्रणालय जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पहले किसकी फैक्ट्री थी? यह फैक्ट्री थी इंग्लिश फैक्ट्री थी। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार स्थित की गई थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, 1942 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? ये कौन नवाब था? तो मीर कासिम।
युद्ध का खर्चा, बंबई व मद्रास की प्रेसिडेंसी को खरीदने के लिए खर्चा का भुगतान करने के लिए यह आदेश दिया था। मीर कासिम क्रोधित हो गया, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बदलकर मुंगेर कर दिया था। कौन था? मीर कासिम। नेक्स्ट है 1757-58 के बीच बिहार क्षेत्र में मीर जाफर और अंग्रेजों के विरोध की शुरुआत किसने की थी? यह शुरुआत किया गया था पहलवान सिंह, कमरगान खान। ये जो 1758 के बीच में हुआ था ना, 57-58 के बीच मीर जाफर और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और कई स्थानीय नेता थे जिसमें से पहलवान सिंह, जो कमरगर खान थे, सुंदर सिंह, ये सभी शामिल हो जाएंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से बिहार के पहले नायाब नजीम कौन थे? नायाब नजीम इनमें से कौन थे? तो हो जाएगा राजा राम नारायण। ठीक है, राजा राम नारायण। इनको वित्तीय कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो कि प्रशासनिक अधीन था और बिहार के प्रशासन का संचालन करते थे और स्थानीय शासन व्यवस्था में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी ने धीरज नारायण को हटाकर किस वर्ष सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया? 5 स्टार लगाइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना कौन सा एग्जाम होगा जिसमें नहीं पूछा गया हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एमपीएससी, सब जगह पूछा गया प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा 1767 ईस्वी में सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया और इस पद पर रहते हुए सिताब राय ने कंपनी के हितों को ध्यान में रख करके प्रशासन और राजस्व व्यवस्था चलाई। यही कारण था कि अंग्रेज ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी भी दिया था। अगला प्रश्न है, अली गौहर ने पटना की घेराबंदी कब की थी? बताओ, राइट आंसर क्या होगा? 1760 ईस्वी में किया था और उस समय बंगाल और बिहार पर अपना अधिकार स्थापित करके यह घटना अंग्रेज और स्थानीय शासन के बीच संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई थी, जिसके क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति को प्रभाव किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था? वेरी इजी, पटना समाचार। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? यह हुआ था मौलाना सज्जाद के द्वारा 1919 में। जब पहला विश्व युद्ध तुर्की की हार के बाद अंग्रेज द्वारा तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य को थोपी गई थी, तो प्रतिकूल शर्तों के विरोध में यह हुआ था और यह आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत समिति का बैठक हुआ था, आंदोलन अली बंधु द्वारा शुरू किया गया था। इसमें मुसलमान की भारी भागीदारी थी। कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपनाया और बिहार के लोगों ने इसका समर्थन दे दिया था। गया में क्या हुआ? खिलाफत समिति का उद्घाटन हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? मौलाना सज्जाद ने किया था। टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अब साइंस के क्वेश्चन आएंगे 61 से लेकर 85 तक साइंस के क्वेश्चन देखिए। तो इसका यूज किस लिए होता है? टेट्रा एथिल लेड, इसका फॉर्मूला प्लम्बम C2H5 × 4, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। और ऐतिहासिक रूप से पेट्रोल, जिसको गैसोलीन योजक के रूप में जानते हैं, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा करके इंजन की नॉर्किंग को कम कर देता है और इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। ये विकल्प डी पेट्रोल योजक है। ये बाइल पित्त स्राव निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा लीवर के द्वारा, विकल्प ए। ठीक है, एक पाचक द्रव है। क्या है ये एक पाचक द्रव है, लीवर द्वारा बनता है और पित्त लवण यानी पित्त वर्णक कोलेस्ट्रॉल और इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें पाए जाते हैं और बाइल पित्ताशय में संग्रहित होकर संघन कॉन्ट्रेस्ट होता है, लेकिन इसका स्राव जो होता है लीवर द्वारा ही किया जाता है। किडनी रक्त को फिल्टर करके इसको जो मूत्र बनाता है, टॉयलेट बनाता है और पैंक्रियाज पाचक एंजाइम और हार्मोन जैसे इंसुलिन का स्रवण करके ये हो जाता है। तो इसका कोई भी बाइल का निर्माण नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्वाद जीव के स्वाद नहीं है? जीव के स्वाद इसमें से कौन से नहीं होंगे? तो देखिए यहां पर इनमें से कौन कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखिए, मीठा जीव का स्वाद नहीं है। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी, ये जीव के बाद जो होता है 5 मूल स्वाद माने जाते हैं, जीव के पारंपरिक होते हैं। ठीक है, पारंपरिक स्वाद होते हैं। ठीक है, मीठा, ठीक, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा, ये हो जाएंगे। तो कौन कौन सा होगा? 4 स्पाइसी और तीखा, जो पंजेंट होता है। ये जो होता है ना स्पाइसी और पंजेंट, ये जीव के वास्तविक स्वाद नहीं, बल्कि ये पेन और तापमान रिसेप्टर के अनुभूति से महसूस होते हैं। मतलब जैसे नमकीन, सॉरी, मसालेदार खाते हो तो ना एक लगता है, थोड़ा सा पेन टाइप का लगता है कि जो क्या खा लिए, थोड़ा सा मन अजीब हो जाता है। तीखा भी पंजेंट उसी तरह होता है। तो वास्तविक स्वाद जीव का नहीं है, ये क्या है? रिसेप्टर है, रिसेप्टर है। ये 4 और 7 नहीं है, पूछा जा रहा था ना, 4 और 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंग
पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में खुलता है? इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, अमाशय। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या है? दूसरा गति का नियम न्यूटन क्या कहता है, बताओ आप लोग, क्या कहता है? यह नियम बताता है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए सकल बल यानी नेट फोर्स के समानुपाती और उसके द्रव्यमान यानी मास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला F इक्वल टू एम में, पता होगा ना। F क्या होता है? वस्तु पर लगाया गया बल, फोर्स होता है। और M क्या होता है? M इसमें होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है। और A एक्सेलरेशन, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर पाथ में गति करना किसका उदाहरण है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, समान गति, परिवर्ती वेग, जिसको वेलोसिटी एक सदिश राशि है और जो वेग है क्या है? एक सदिश राशि है और इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी में फिट नहीं होता? नहीं को कंप्लीट कीजिए, यहां पर देखिए कौन सा नहीं होगा। राइट आंसर होगा वायरस। वायरस एक मूलभूत सिद्धांत है और कहता है कि सभी जीव या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है और सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। रेगिस्तानी रेत पर ऊंट आसानी से क्यों चल सकते हैं? क्यों चलता है? ये बचपन में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, क्यों चलता है बताओ आप लोग, अभी आपको बताना है, कमेंट करो आप लोग। क्यों चलता है? ऊंट के पैर चौड़े होते हैं और सपाट यानी ब्रॉड फ्लैट होते हैं, जिसका सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है। और रीति जो ढीली रेत होता है इस पर चलते समय उसके पैर ना रेत के अंदर घुसते नहीं है, जबकि संकीर्ण पैर वाले जो जानवर होते हैं, जो जिनके छोटे पैर होते हैं, धंस जाते हैं। इस वजह से वो आसानी से नहीं चल सकते, दौड़ नहीं सकते। और ऊंट जो है हवाई जहाज की तरह उड़ता है, एकदम उड़ता नहीं है, मतलब चलता है तेजी से। राइट आंसर क्या होगा? रेत पर दबाव कम हो जाता है क्योंकि संपर्क में आने वाली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। विकल्प ए सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है? कूट की तरफ भागना है ना, याद है ना आपको। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है या नहीं? बताओ आप लोग। पास्कल वास्तव में दाब का एसआई मात्रक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बर्फ पर ना घर्षण बल जो होता है सड़क की तुलना में बहुत कम होता है और घर्षण के कारण पैर फिसलते हैं और पर्याप्त पकड़ जो ग्रिप होता है बन नहीं पाता है, जबकि सड़क पर अधिक घर्षण होने से चलना आसान होता है। विकल्प डी यहां पर होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये कौन सा होगा? विकल्प ए होगा, गतिज ऊर्जा। कथन ए और कारण यानी कथन जो है असर्शन, कारण यानी रीजन को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है और कारण यहाँ पर दिया गया ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कट जाता है। कूट में कहा जा रहा है कि कौन सा असर्शन सही है या फिर असर्शन रीजन दोनों सही है या दोनों गलत है या असर्शन सही है रीजन गलत है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? असर्शन सही है लेकिन रीजन यहाँ पर जो है ना, ये रीजन जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि दाब में वृद्धि के साथ क्वथनांक में भी वृद्धि होगा और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घट जाएगा, जिसके कारण समुद्री तल की जो तुलना में ऊंचाई होता है जल का क्वथनांक घट जाता है। ये बढ़ेगा नहीं ना, ये घट जाएगा ना, तो रीजन गलत दिया गया, असर्शन सही है। विकल्प ए इसका सही जवाब हो गया। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? इस स्थिति में बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। ओम का नियम जो I इक्वल टू V अपॉन R होता है, इसके अनुसार धारा का मान बहुत अधिक बढ़ता है। इसी कारण शॉर्ट सर्किट में जो तार होते हैं गर्म होकर पिघल जाते हैं या आग लग जाती है। पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न नेत्र दोष क्या कहलाएगा? ऐसे नेत्र दोष को कहा जाएगा दूरदृष्टि दोष यानी जरा दूरदृष्टि दोष। विकल्प सी सही जवाब होगा। और आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट की दोनों की समान स्थान की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे अच्छे से।
अपक्षीण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जल योजन। साथियों आप लोग को ना ग्रुप में सेंड किया गया होगा एक एडुटेरिया का एक एनसीईआरटी जो 6 to 12 का एनसीईआरटी का एक पीडीएफ होगा। उसमें ना आप लोग क्या कीजिएगा, साइंस वाला पोर्शन ना सिर्फ साइंस वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा। साइंस का जो है ना क्वेश्चन जो बनता है एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम बनता है, तो वहां से आप पढ़ लोगे तो इनफ है, उतना उससे अधिक नहीं पूछेगा। पृथ्वी के ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, और सिलिकेट और सिलिका जो होता है SiO2, इसमें चट्टान और खनिज का मिश्रण होता है, और सिलिकॉन जो होता है भूप्रपट्टी का लगभग कितना होता है? 27% होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, क्या इनमें से सही है? देखिए इनमें से कौन कौन सा सही होगा। हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, एक्वाजेरिया से, अम्लराज से, ना सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हीरे से, कांच को हीरे से खरोचा या उत्कीर्ण किया जा सकता है क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है, और इसके अतिरिक्त कांच को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है HF से भी खरोचा जा सकता है, घुलाया जा सकता है, उत्कीर्ण किया जा सकता है, ये सही है। और एक्वाजोरिया जो होता है सोना और प्लेटिनम को घोलने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसको सोना और प्लेटिनम इसको घोलने के लिए यूज किया जाता है, प्लेटिनम। ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कांच पर कोई विशेष प्रभाव डालेगा ही नहीं। ये दोनों नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा, विकल्प ए सही जवाब है इसका। कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज 3 वैज्ञानिकों ने की, टीम द्वारा की गई, जिसे रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से उस टीम में कौन सा सम्मिलित नहीं था? बताओ कौन सा सही इसमें सम्मिलित नहीं था? तो फैमेन इसमें शामिल नहीं था, और इसकी खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? HW क्रोटो, RE स्माइले और RL वर्फ को। कब दिया गया? 1996 ईस्वी में इनको नोबेल दिया गया, इन तीनों को। कौन कौन? A, C और B, ये तीनों जो है इनको नोबेल मिला 1996 में, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही होगा? यहाँ पर देखिए कूट की सहायता से सही आंसर चूज करना है। पहला क्या? गन्ने के रस को सीरा बनाया जा सकता है, इसके किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है, सही है बिल्कुल। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है माइकोप्लाज्मा और मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्न में से एक क्या समानता है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, अवायवीय श्वसन की उपस्थिति इसमें पाई जाती है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि मिथेनोजन में होती है, ये ध्यान रखना, ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम में, राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम। छोटी आंत जहां भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, इसमें कौन सा एपिथेलियम उत्तक है? एपिथेलियम टिश्यू कौन सा होगा इसमें से? बताओ आप लोग। ये हो जाएगा स्तंभकार होगा, क्या होगा? कॉलमनर एपिथेलियम होगा, और इसकी कोशिकाएं लंबी होती है, और इस पर सूक्ष्म रोम यानी माइक्रोविली उपस्थित होता है, और ये सूक्ष्म रोम अवशोषण के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ाता है। एक महिला वर्णांध है, ठीक है, जिसको कोई भी वर्ण दिखता नहीं है, किंतु उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? यहाँ पर दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त है, ये सही होगा? नहीं। ठीक, दूसरा क्या? पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है दोनों संतान वर्णांध नहीं है, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है लिंग संलग्न अप्रभावी होता है, जो सेक्स लिंग जो रिसेसिव लक्षण होता है एक्स गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र पर, और महिला वर्णांध होगी यानी कि उसके पास दोनों एक्स गुणसूत्र दोषपूर्ण होंगे, दोषपूर्ण जीन होगा। ठीक, एक्स सी मान लीजिए और एक्स सी मान लीजिए, दोनों ठीक। पति तो सामान्य होगा, पति का गुणसूत्र एक्स वाई, ठीक है, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अगर पुत्र को मान लीजिए, पुत्र को एक्स सी गुणसूत्र से मां से मिल जाए और वाई पिता से मिल जाए, तो क्या होगा? पुत्र जो होगा क्या होगा? वर्णांध होगा, पुत्र वर्णांध होगा। अगर यही चीज रिपीट किया जाए, बदल दिया जाए, पुत्री को एक्स सी जो है मां से मिल जाएगा और पुत्र को मिल जाएगा एक समान पिता से मिल जाएगा एक्स, तो क्या होगा? पुत्री वाहक होगी और वर्णांध नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्राकृतिक चयनवाद के अनुसार वातावरण के अनुकूल एवं ताकतवर जीव ही जीवित रह पाता है, शेष जीव मर जाते हैं। इसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। प्रकृति के इस चयन को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा होगा? यह होगा जीवन संघर्ष। विकल्प सी सही जवाब है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये कौन सा लाया जाता है? विकल्प डी वर्तिकाग्र होता है, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या? स्टिग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार स्कैन एंड शेयर क्यूआर कोड सुविधा का उपयोग करके देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए पहला। वर्ष 2025 में संपूर्ण क्रांति आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सही जवाब विकल्प बी 50वीं। बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए अशोक कुमार को। साथियों 850 प्रश्न का करंट अफेयर्स 2025 का अपलोड किया गया इसी यूट्यूब चैनल पर। अभी वीडियो एंड होगा तो वहां पर आपको शो हो जाएगा वो 850 प्रश्न वाला 2025 का करंट अफेयर्स, उसको देख लेना आप लोगों ने। उसी के आधार पर आपको टेस्ट अगला 30 लगाना है। 30 टेस्ट जो होगा उसका उसी आधार पर होगा। बिहार राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्षा कौन बनी है? इनका नाम है अप्सरा मिश्रा। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी नवीन कुमार आर्या। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को हथियार के लाइसेंस देने की घोषणा की है? सही जवाब होगा विकल्प डी असम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए दरभंगा। साथियों जिनको सुपर 30 टेस्ट सीरीज परचेज करना 8676934039 इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। डेमो पहले पेपर दूसरे पेपर का आज है और तीसरे पेपर का डेमो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग परचेज कर सकते हो। 30 टेस्ट कराया जाएगा क्योंकि अब एग्जाम में समय बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपको अब क्लास करना है, ना ही इधर उधर की बातों पर ध्यान देना है। सुपर 30 टेस्ट सीरीज में 30 टेस्ट अलग अलग पेपर के मैंने पहले पेपर बता दिया था। 5 टेस्ट पहले पेपर से होंगे, दूसरे पेपर से 15 टेस्ट और तीसरे पेपर के 10 टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके सिवा बीपीएससी को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पसंद है वो टॉपिक टोटल 42 हम लोगों ने चूज किया है, उस 42 टॉपिक्स को आपको कवर कराया जाएगा इस सुपर 30 टेस्ट सीरीज में। चलिए अगला प्रश्न है, वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कौन सा है? ये 3 स्टेटमेंट दिया गया, कूट की सहायता से यहां पर सही आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जितने स्टेटमेंट है सारे सही दिए गए हैं, सभी सही है, विकल्प डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में शिक्षण उपकरण को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? राइट आंसर होगा बिहार के साथ। अगला है, जल स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच हाल ही में सैन्य अभ्यास हुआ है? ये भारत और यहां से ये हुआ था, एक दूसरा देश था, यहां पर इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ जो श्रीलंका भी नहीं था, भूटान भी नहीं था, म्यांमार भी नहीं था, ये हुआ था, किसी भी देश के सैन्य अभ्यास हुआ ही नहीं है। ये कैसे क्वेश्चन डाल दिया? उपर्युक्त में से कोई नहीं टिक कीजिए, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया, कौन सा सही है यहाँ पर इसको चूज करना है। क्या है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिवपुरी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है? सही है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा है, 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य व्यय करने वाला देश बना। भारत ना इसमें तीसरे स्थान पर था, भारत का प्लेस तीसरा था, ठीक है, इसलिए भारत नहीं होगा यहाँ पर, तो केवल एक पहला कथन सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूल रिएक्टर जो ESMANR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है और सही कथन का चयन करना है, इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, गलत है। यह कॉम्पैक्ट कैप्टिव निर्मित परिवहन योग्य रिएक्टर है, यह भी गलत है। तीसरा है, भारत में परमाणु ऊर्जा मिशन को लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए ESMANR विकसित करने को तैनात करना, ये भी गलत है। सारे के सारे गलत हो गए। यहाँ पर कौन सा सही है पूछा जा रहा था, असत्य कथन चयन करने कहा जा रहा था, तो सारे के सारे असत्य हो गए, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या राइट आंसर आएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी। नेक्स्ट है, मानव जीनोम का पहला पूर्ण जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन सा था? उसका नाम था हरिविजय सूरी। आखिरी प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया, कब लाया गया था?
राइट आंसर हो गया अलाई दरवाजा में। कब? अलाई दरवाजा में। साथियों सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका स्कोर कितना आ रहा है आप लोग कमेंट करना। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए सुपर 30 का, आप लोग जाइए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल से स्टार्ट हुआ है, 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है, 5 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको भी करवाया जाएगा इस टेस्ट सीरीज के दौरान। तो आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, यानी कि कल, जो कि मैथ रीजनिंग से संबंधित टेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।